हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होने वाला है। इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शन है आयरलैंड और स्पेन, यूएसए और यूके, यूएसएसआर और चीन, जापान और कोरिया। तो भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना ऑप्शन ए आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार यानी ली गई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? प्रत्याशी लोग एक से अधिक वोट देते हैं, केवल उच्च अधिकारी ही एक से अधिक वोट देते हैं, या फिर पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, या सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। तो एकाधिक मताधिकार तंत्र जो है वह ऑप्शन सी पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। इसको हम एकाधिक मताधिकार तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? पहला है एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। दूसरा है इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। तीसरा है विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध, या फिर करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। तो अगर निम्नलिखित में से बात की जाए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान किया गया है, तो ऑप्शन ए एडीएम जबलपुर केस आपातकाल के में नागरिकों का अधिकार, यह जो है सही मिलान हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन सी जो मौलिक अधिकार है वह जो है स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? प्रतिनिधियों के चयन की एक प्रक्रिया है। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। तीसरा है वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, या फिर सर्वव्यापक पौड़ विशेषाधिकार है। तो मताधिकार जो है एक प्रकार से ऑप्शन बी यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। क्या है? यह जो है एक विधि है जिसमें क्या है वोटर अपना वोट देने का अधिकार प्रयोग करता है। ठीक है, अगला है निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 18। तो निजता का अधिकार जो है वह ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 6 में, या फिर अनुच्छेद 10 में। तो निम्नलिखित में से अगर बात की जाए कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार उल्लेख है। अगर आपसे बात करें कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको उत्तर यहाँ पर देना है कि अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, या फिर अनुच्छेद 17।
तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद 14 जो है वह विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? तो वह जो अनुच्छेद 14 है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो वह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक या फिर शिक्षा का हक? तो निवारक निरोध अधिनियम द्वारा जो है आज़ादी का हक रोका जा सकता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? समता का हक को, धार्मिक आज़ादी की, संवैधानिक उपचारों का हक या फिर सभी को शिक्षा का हक? तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो समता के हक की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, किसकी गारंटी नहीं देता है? समता के हक की गारंटी नहीं देता है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है भारत के नागरिकता जो है वह ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है नागरिकता? गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विचार किस में दिए गए हैं? मूल अधिकार में, राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में, संविधान की उद्देशिका में या फिर HTT 7वें में? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो है वह ऑप्शन बी राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन डी सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या फिर संसद? तो मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों में से ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सक्षम है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तारीखों से प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन सी जो है 5 तारीखों से प्राप्त की जा सकती है। कितने तरीकों से प्राप्त होती हैं? या जो भारतीय नागरिकता होती हैं वह जो है 5 तरीकों से प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, वह मैंने जो है क्लास ली है उसमें मैंने बताया हुआ है सब पूरी तरीके से। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? नागरिक अधिनियम के आधार पर, अधिकार अधिनियम के आधार पर, नागरिक अधिकार अधिनियम के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए नागरिक
अधिनियम के आधार पर भेदभाव निषेध यानी बंद कर दिए गए थे। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर हम निम्नलिखित में से बात करें कि कोई एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसको पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन यह जो है हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? कारावास, निषेधाधिकार, वीटो या तख्तापलट कूप या सेंसरशिप। तो भारतीय संविधान के अनुसार सेंसरशिप परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। कैसी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है छीन ली जाती है। किसके अंतर्गत? सेंसरशिप के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान के किस भाग में? तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है? मतदान का अधिकार जो है वह सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम मतदान का अधिकार की बात करें तो यह जो है राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? यह राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो कार्यकारी प्राधिकार जो है वह ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन सी नौकरशाही के पास होता है या फिर मंत्रिपरिषद के पास में होता है। तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है वह मंत्रिपरिषद के पास होता है। किसके पास होता है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से ऑप्शन डी मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा विधान सभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल जो है निम्नलिखित शामिल होते हैं। यानी कौन कौन निर्वाचक शामिल होते हैं? तो इसमें जो है क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह जो इसमें शामिल होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? 1 मास के भीतर, 6 मास की अवधि में, 3 मास की अवधि में या फिर 1 वर्ष की अवधि में। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल में जो है वह लगभग बी ऑप्शन 6 महीने के अंतर्गत की अवधि के भीतर
भरा जाएगा। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर भर दिया जाएगा। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में किस में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासन समिति। तो संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से जो है ऑप्शन बी आकलन समिति में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग के पास, संसद के पास, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास या फिर मंत्रिमंडल के पास। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में जो है अगर विवाद होता है तो वह जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ, केवल धन विधेयकों के लिए। इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा या फिर नहीं। तो राष्ट्रपति को निषेधाधिकार बिल्कुल है, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो वह उसकी अवधि कितनी होगी? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न किया जाए। तो वह जो है लगभग वह अधिनियम अवधि जो है 6 महीने होती है। कितनी होती है? 6 महीने होती है, जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। कितने महीने तक लागू रह सकती है? तो 6 महीने तक लागू रह सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो इसका निर्वाचक मंडल जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर केवल राज्यसभा के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 389 के तहत या फिर अनुच्छेद 392 के तहत। तो अगर निम्नलिखित में से बात की जाए कि किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 353 के तहत या फिर अनुच्छेद 354 के तहत। तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन, इसके अधीन अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार या फिर न्यायिक समीक्षा।
तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान मूल अधिकार जो मिला है हमको, वह जो है संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं, यानी उस समय नहीं लागू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 32 से 226 तक, अनुच्छेद 350 से 351 तक, अनुच्छेद 352, 356 और 360, या फिर अनुच्छेद 335, 336 या 337। तो निम्नलिखित में से अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद कौन कौन सा है जो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 हैं जो कि आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण या प्रविलंबन। तो निम्नलिखित में से परिहार के अंतर्गत, जो परिहार होता है उसके अंतर्गत क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा वो परिहार हो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उस समय उनका काम ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास होते हैं, यूएसए के राष्ट्रपति के पास होते हैं, या फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास में है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो वह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या ज्ञानी जैल सिंह थे। तो वह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।